अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान ठोकर। आप देख रहे हैं टकराव जीत का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन सर्च टेलीविजन पर। मज़ेदार और एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी है। आज यानी शाम में होने वाले जो मैचेस होंगे वो भी बड़े अहम हैं और पाकिस्तान वाले ग्रुप का अहम मैच इंडिया और आयरलैंड होंगे आमने सामने। उस पर तो करेंगे बात। पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका, इमाद वसीम हमारे ऑलराउंडर अमेरिका के मैच से बाहर हो गए इंजरी की वजह से। अमेरिका का मैच जो अमेरिका के साथ यानी यूएसए के साथ जो मैच होना है वो नहीं खेल पाएंगे 6 तारीख को। फिटनेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ है उन्हें, उसकी हम डिटेल भी आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन हमारे यहाँ फिटनेस मसाइल कैरी कर रहे हैं 2-3 प्लेयर्स। उसमें हारिस रऊफ़ के बारे में भी खबरें थी, नसीम शाह के बारे में भी थी, इमाद वसीम के भी थी, आज़म के बारे में भी ये खबर थी कि वो फिटनेस के मसाइल कैरी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम ज़रा अभी करेंगे इस पर ओपन डिस्कशन। फिर 2 मैचेस हुए, स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड। इट वॉज एन एक्साइटिंग मैच, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि स्कॉटलैंड ने 10 ओवर, बारिश ना होती तो पता नहीं मैच का क्या रिजल्ट होता। मैच का रिजल्ट तो नहीं आया पर स्कॉटलैंड ने अपने रिजल्ट्स बता दिए। 10 ओवरों में 90 रन किए, 1 विकेट लॉस नहीं की। एक्सीलेंट बैटिंग की, एक्सीलेंट बैटिंग स्कॉटलैंड ने। जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, तमाम उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग करती रही और विकेट नहीं ले पाई। ये बड़ा एक ज़बरदस्त बात होगी और बाकी टीमों के लिए भी होगी कि खेलना चाहें तो आप खेलें। और जिस तरह से बैटिंग की राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन ने स्कॉटलैंड के मज़ा करा दिया। दूसरी तरफ नेपाल खेली नीदरलैंड के साथ, नीदरलैंड सीनियर टीम है, फिर भी नेपाल के सिर्फ 106 रन 18.4 ओवर में नीदरलैंड ने पूरे किए। और आखिर में अगर वो कैच जो छुटा 5वीं विकेट का, वो कैच ना छुटता तो 5 आउट होते तो मामला शायद अलग भी हो सकते थे। लेकिन बहरहाल ये मामला ज़रूर है कि मैक्सो डाउड ने बहुत शानदार इनिंग खेली और आखिर में प्रेशर से निकालने के लिए 2 चौके लगाकर और 1 छक्का भी, और उसने प्रेशर से निकाल दिया। तो चलें जी, वर्ल्ड कप पे बात शुरू करेंगे और मज़ेदार से मैचेस, मज़ेदार सा तजिया। रिजवान हैदर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, रेगुलर पैनल हमारा क्रिकेट क्रिटिक हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ हमारा रेगुलर पैनल डॉक्टर हफीज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। मज़ेदार से मैचेस और शानदार मैचेस का सिलसिला जारी है। रिजवान भाई, पहले तो इमाद वसीम पे बात करूंगा। इमाद वसीम फिटनेस मसाइल की वजह से यूएसए के मैच से बाहर हो खबर। अभी आप जो आपने जिक्र किया इमाद वसीम के साथ आपने हारिस रऊफ़ का भी कहा, एक आध और प्लेयर का भी कहा। हालांकि ये सारी जो आपका स्क्वाड है पीएमए होके आया, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करके आया, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मेरा ख्याल है मुझे तो क्रेडिट देना पड़ेगा आज़म खान को। यार आज तक पाकिस्तान से वो फिटनेस की बेसिस पर टीम से मैच से बाहर नहीं हुए। तो जो फिटनेस उन्होंने रखी हुई है ना, वही स्टैंडर्ड हमें इमाद वसीम को भी अचीव करना पड़ेगा, वही स्टैंडर्ड हारिस रऊफ़ को अचीव करना पड़ेगा। क्योंकि आप आज तक मुझे कोई मैच बताएं अरसलान के क्या आज़म खान फिटनेस बेसिस पर बाहर हुए टीम से? नहीं। सो यू नो ऑल क्रेडिट टू आज़म हियर। वाह, यानी इसका मतलब ये है कि आज आप आज़म के फैन हो गए। मैं तो हूँ, जरा फिटनेस बेसिस देखे ना, मतलब को विकेट कीपर को सबसे ज्यादा फिटनेस चाहिए और वो आज तक कभी ड्रॉप नहीं हुआ। वाह डॉक्टर साहब, इस पे कोई एडअप करेंगे? रिजवान भाई, आजम फिटनेस अनफिटनेस का शिकार इसलिए नहीं हुए कि उनके कोच कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि आजम खान प्रैक्टिस के दौरान जरा राइट लेफ्ट हो कभी पकड़ो, तुम कीपर हो, बॉल सीधी तो नहीं आनी। कहता जी मैं सिर्फ सीधे सीधे ही पकड़ता हूँ, राइट लेफ्ट वाला मेरा काम नहीं है। उसकी स्लिपें हैं ना, तो इसलिए इंजर्ड वही होगा जो थोड़ा बहुत को प्रैक्टिस करेगा, थोड़ी जान मारेगा। नहीं सर, ये गलत बात है। पूरा 20 ओवर खड़े होता है और खड़ा रहता है। खड़ा रहता वाली बात आपकी बड़ी। मैंने उनके कोच को कोट कर दिया, बाकी आप अच्छा जी, अब आते हैं रिजवान भाई, क्या कोई धचका है इमाद वसीम का बाहर होना यूएसए के मैच से? देखिए यूएसए के मैच को लेना तो आपको सीरियसली पड़ेगा, लेकिन ये कोई धचका शचका इसलिए भी नहीं है कि पिछले 3-4 साल में इमाद वसीम ने भी अभी टीम में कम बैक किया है, 3-4 मैच खेले हैं। सो ही हैजंट बीन अ रेगुलर फीचर। ऑफ कोर्स ही इज अ गुड प्लेयर, आपका एक रेगुलर मेंबर इस वक्त कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन जब आप 15 का स्क्वाड लेके जाते हैं तो 15 का स्क्वाड इसीलिए लेके जाता है कि कोई अनफिट हो जाए तो उसकी जगह दूसरा खड़ा हो जाए, उसकी जगह तीसरा खड़ा हो जाए। और पिछले अगर आप 1 साल में देखें तो अगर इमाद तो स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं थे, उनकी जगह और प्लेयर्स खेल रहे थे। सो सिंस ही इज़ नॉट बीन अ रेगुलर मेंबर, तो इतना बड़ा धचका नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कि वी वुड लाइक आर फुली स्क्वाड टू बी फुली फिट एंड अवेलेबल फॉर सिलेक्शन।
जहाँ तक अमेरिका की टीम है, ठीक है एक मैच हो गया उनका, बड़ा अच्छा हो गया कनाडा के साथ, लेकिन वो आपस में दोनों टीमें जो थी वो एक 19-20 लेवल की प्लेयर्स की लेवल की टीम्स थी, और पाकिस्तान को एक बड़ी टीम की तरह खेलना चाहिए, इसमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वो वाली बॉलिंग लाइनअप है अमेरिका की जिसमें बाबर रिजवान दे रेलिश दी सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, वैसे रिजवान भाई और डॉक्टर साहब, रिजवान भी पहले इस पे, मैं ना पाकिस्तान, मेरी ख्वाहिश है ऐसा खेलता देखूं कनाडा और यूएसए के साथ जैसा अफगानिस्तान ने युगांडा के साथ। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ी टीम है और पाकिस्तान को वो यहाँ पे ये नहीं देखना चाहिए कि जी टॉस हार गए तो क्या करेंगे अगर उन्होंने पहले बैट, आप भाई 220-230 का टारगेट रखें एंड ट्राई एंड अचीव दैट। इसी तरह अगर वो स्कोर आपको बना के देते हैं, 140 बनाते हैं, 120 या 170 भी बनाते हैं, तो आप उसको मिनिमम 3 ओवर्स में अचीव करें ताकि पॉजिटिव रन रेट लेके जाएं। और ये टीमों से अगर हमने यहाँ पे अगर हारना शुरू हो गए ना, आयरलैंड से डर गए, कनाडा, यूएसए से, तो फिर आगे अगले लेवल भूल जाएं जो नॉकआउट स्टेजेस में अगर जाना है। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, एक आधा मैच अगर बाहर बैठ भी जाए इमाद वसीम? सर कल की मैंने डिस्कशन में आपको याद होगा बताया था कि जो पूरी टीम है सारी ओवरेज है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को किसी तरह से भी डरना चाहिए। जो उनका मेन बॉलर है वो भी 33 इयर्स ओल्ड है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं को खतरा है। जो थोड़ी बहुत उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगी बॉलिंग में वो सिर्फ अली खान की तरफ से होगी, बाकी कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो पाकिस्तानी बॉलरों को तंग भी कर सके। बिल्कुल सही कहा रिजवान भाई ने कि अगर पाकिस्तान कोशिश तो यही करेगा कि चेज करे पाकिस्तान, क्योंकि अब काफी अरसे से बाबर की कप्तानी में यही करता है कि वो बिकॉज दे डोंट नो एग्जैक्टली कि व्हाट इज अ गुड टोटल, तो वो कोशिश करते हैं कि दूसरे को बारी दे, उनको 100-120 तक भी अगर आउट कर लेते हैं तो 12 से 13 ओवरों में इनको चेज कर लेना चाहिए, ताकि रन रेट वाला फैक्टर जो अभी जैसे इंग्लैंड को थोड़ा सा लड़ गया है, हो सकता है जैसे उनको एक पॉइंट मिल गया है, या जैसे अफगानिस्तान ने रन रेट अपना बेहतर किया अपने ग्रुप में, तो उनको अब उसका डेफिनेटली एडवांटेज होगा न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के लिए। उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है रन रेट को बेहतर करके, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इसी स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल भी एक नॉर्मल बड़े और छोटे का फर्क नजर आना चाहिए, बिल्कुल जैसे आपने मिसाल भी दे दी उसकी युगांडा और अफगानिस्तान में मिसाल की, हालांकि उनका फर्क कंपैरेटिवली कम है, पाकिस्तान और अमेरिका का फर्क बहुत ज्यादा है उससे कहीं। पाकिस्तान टॉप टीयर्स में आती है अभी, सही बात है, वर्ल्ड कप विनर टीम है जी, वर्ल्ड कप विनर टीम है। आप वनडे वर्ल्ड कप देखें, वो जीत कर बैठी हुई है, T20 वर्ल्ड कप जीत कर बैठी हुई है, टेस्ट की नंबर 1 टीम रही है, वनडे की नंबर 1 टीम रही है, T20 की नंबर 1 टीम। तो पाकिस्तान में सिर्फ जो हमारी कमी रहती है ना, वो हम उस पर बात कर लेते हैं कि हमारे पास टैलेंट का मसला नहीं है, प्लेयर्स का मसला नहीं है, लेकिन जब प्लेयर्स परफॉर्म ना कर रहे हो या अपनी राइट प्लेस जगह ना मिल रही हो तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है। ये बात सही है। चलें जी, वापस आते हैं, फिर पाकिस्तान पर तो बात करेंगे। नेपाल और नीदरलैंड्स, अच्छा बहुत कम स्कोर किए। मैं चाहूँगा ज़रा स्कोर कार्ड अगर आप देख भी लें स्कोर कार्ड, उस पर ज़रा डिस्कशन भी कर लेते हैं, तो हमें स्कोर कार्ड भी जी प्लीज़ दिखाइएगा ताकि हम इस पर डिस्कशन भी कर लें। ये जी स्कोर कार्ड है, और इस स्कोर कार्ड के मुताबिक जनाब अली भर्टल जो हैं वो 7 रन, उसके बाद आसिफ शेख साहब 4 रन, आनिल शाह 11 रन, रोहित 35 रन, कुशल 9 रन, और दीपेंद्रा ने 1 रन, और सिंपल ने 0, गुलशन ने 14, करण ने 17, सागर ने 0, और इसी तरह अविनाश बहारा ने 0 रन किया। तो ये कुल मिलाकर 8 एक्स्ट्रास के साथ 106 रन किए नेपाल ने, और ये 106 रन जो हैं इसका चेस जब आया तो उस पर ज़रा हम बात करें अगर, तो नीदरलैंड की बॉलिंग अच्छी रही, 3-3 विकेट्स 2 बॉलर ने ली, 2-2 विकेट्स फिर 2 बॉलर्स ने ली, और फिर अगर बैटिंग की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 4 विकेटें अपनी गंवाई। लेकिन 19वें ओवर में ये गेम गई, एक ने 54, एक ने 22 और एक ने 14 किया, और लोगन ने आके आखिर में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया। उसके बाद एडवर्ड से मुझे उम्मीद थी, वो नहीं कर सके एडवर्ड उस तरह से परफॉर्म, लेकिन बहरहाल ये अच्छा रहा। 54 यानी पहली एक 50 लगा दी नीदरलैंड्स ने। पर उसके बावजूद मैं रिजवान भाई कहूँगा कि हम जब ये लास्ट में जाते हैं यार, ये बड़ी बात है ना कि आप देखें 106 रन किए और आप 19वें ओवर में गेम को ले गए। नहीं, इसमें देखें जो फ़र्क था ना नीदरलैंड और नेपाल का, वो उसमें एंड में प्रूव तो हो गया कि नीदरलैंड इज़ अ सुपीरियर टीम, जो हमने पहले भी कहा था, लेकिन इट जस्ट शोज़ कि पिचेस की क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर है, कि चेज़ करते हुए बड़ी टीमों को भी प्रॉब्लम आ रही है। इवन साउथ अफ्रीका श्रीलंका का मैच इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल। और मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो कमज़ोर विकेट्स हैं ना, ये कमज़ोर टीमों को फ़ायदा देती हैं। गंदी विकेट्स कमज़ोर टीमों के लिए एडवांटेजेस हैं, क्योंकि वो बैलेंस आउट हो जाता है जो एडवांटेज होता है बॉलिंग टीम का या सुपीरियर बैटिंग का। अगर विकेट में बाउंस इवन ना हो तो वो कोई भी गलत शॉट खेलते हुए आउट हो सकता है।
बॉल गलत मूवमेंट कर जाती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड वी सॉ दैट इन द साउथ अफ्रीका श्रीलंका गेम एज वेल कि मैच बॉल फंस के आ रही थी, रन रेट मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। और मुझे जो सबसे ज़्यादा डर लग रहा है वो इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में, क्योंकि उसी पे है जिसपे उसी ग्राउंड में है जिसमें साउथ अफ्रीका श्रीलंका का मैच हुआ था। लेकिन उसका एक फ़ायदा भी है, उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप पर्सनली देखें ना पाकिस्तान और इंडिया को अगर बैलेंस करें तो इंडिया इज़ अ फार सुपीरियर टीम राइट नाउ। और ये गंदी पिच जो है वो पाकिस्तान को एडवांटेज दे सकती है। इस पिच के बारे में भी आप कह रहे हैं, नेपाल और नीदरलैंड वाली पिच, अगर हम ये बैटिंग देखें ज़रा इस पर डिस्कशन, डॉक्टर साहब नेपाल और नीदरलैंड की पिच जिसका जिक्र करें, नेपाल ने शुरुआत तो थोड़ी ठीक की थी लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा फंसना शुरू हुई है। मैं उनकी बॉलिंग को भी क्रेडिट दूंगा कि बॉलिंग अच्छी कर गए, और स्कॉटलैंड अपना नीदरलैंड जो है वो उसको उस तरह नॉर्मली इतना हल्का टीम नहीं ले सकते, उसने साउथ अफ्रीका को भी हरा रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पिच स्लो होती गई थी। हाँ, चेंज बिहेवियर चेंज, ये की ना डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? सर मेरा ख्याल है कि इन तमाम पिचेस का बिहेवियर चेंज होगा, सिर्फ एक का नहीं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस पिच का चेंज हो रहा है, कोई सारी ड्रॉप इन पिचेस हैं ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई हैं और उन पे कोई ज्यादातर मैचेस हुए नहीं है। और जो वेदर कंडीशंस है वो भी अभी बहुत स्वेयर हो रही हैं, अब्रप्टली चेंजेस आ रही है पूरे नॉर्थ अमेरिका में। सिर्फ अगर उस पर्टिकुलर एरिया की बात ना भी मैं करूं तो मैं भी वेस्ट कोस्ट पे हूं, तो यहाँ भी वेदर कंडीशन बड़ी डिफरेंट है। एक दिन अगर टेम्परेचर आपको 30 मिलता है तो अगले दिन वो ड्रॉप होकर 14 पे आ जाता है। तो ये भी वियर एंड टियर जो है ना, जो रॉलबर ने जैसे कहा कि वो स्लो होना शुरू हो गई थी, उसकी वजह ये है कि वियर एंड टियर पिच की बहुत जल्दी से हो रही है। विद इन 20 ओवर्स आप उसके फर्क को महसूस करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो पीछे जाती जाएगी, स्लो होती जाएगी पिच और बैटिंग को मुश्किलात पेश आएंगी। और मेरा ख्याल है कि यहाँ स्पिनर्स का, मीडियम पेसर्स का जो वेरिएशन लेके आने वाले बॉलर्स हैं उनको ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर कि आप सिर्फ ऑल आउट पेस की तरफ जाएं, वहां नुकसानदेह हो सकती है। जो ट्रिकी किस्म के, कसीटे किस्म के बॉलर होते हैं ना, उनको मेरा ख्याल है कि ज्यादा एडवांटेज होगा। यार ये अच्छा, बड़ा आपने क्रिकेटिंग टर्म यूज किया रिजवान भाई। ये क्रिकेटिंग टर्म नहीं थी, ये क्रिकेटिंग टर्म नहीं, ये गली मल्ले की टेप बॉल वाली टर्म डॉक्टर साहब ने यूज की है। अच्छा रिजवान भाई, जो पिचेस, इस पर तमाम तर लोग कह रहे हैं, मुत्तफिक है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच भी लो स्कोरिंग मैच हो, हाई स्कोरिंग ना हो, पिच को देखते हुए। देखिए वहाँ पे एक एक पिच तो ड्रॉप इन नहीं है, 2-3 पिचेस ड्रॉप इन हुई हुई हैं, लेकिन न्यूयॉर्क वाली तो है सर ड्रॉप इन है। हाँ नहीं ड्रॉप इन है, लेकिन 2 या 3 पिचेस ड्रॉप इन हुई है ना, सो आई मीन ऑफ कोर्स दे आर गोना प्ले ऑन अ डिफरेंट विकेट। लेकिन देखें ये आईसीसी को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि यार अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका में गेम फैले और छोटी कंट्रीज आएँ तो फिर आपको पिचेस वो देनी चाहिए जिससे आप क्राउड को अट्रैक्ट करें। क्राउड अट्रैक्ट होगा तो यंगस्टर्स अमेरिकन और कैनेडियन उनको जगहों को देख के उन पे अट्रैक्ट होंगे तो वो खेलना शुरू करेंगे। अगर बेसबॉल से आपने इसको डिफरेंशिएट करें, बेसबॉल में 1 या 2 होम रन बनते हैं एक पूरे मैच में, कभी 3 बन जाते हैं। सो आपने छिक्के छिक्के दिखाएंगे तो उनको मज़ा आएगा लोगों को देखने का, क्राउड को अट्रैक्ट आपने उस तरह करना है। अगर वो भी आपने बेसबॉल की तरह वो 100 वाली पिचेस बना देंगे तो वो क्राउड में वो मज़ा ही नहीं आना उनको कि इसको हम अट्रैक्ट हों, हम ये गेम स्पोर्ट टेकअप करें, शुरू करें। बट आईसीसी ने जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं, जब इंडिया में जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टूर्नामेंट हो रहा होता है और पाकिस्तान में हो रहा होता है तो फिर तो बड़े स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। तो आई एम सरप्राइज्ड कि यहाँ पे उन्होंने वो क्यों नहीं कंडीशंस लगाई कि यार कम से कम इस लेवल की हो, और ये साल पहले टेस्ट होनी चाहिए थी। आप देखें अमेरिका में तो स्टेडियम्स बिल्ड ही अभी 3 महीने पहले कंप्लीट हुए हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किसने स्टैंडर्ड मेंटेन करा और किसका कसूर है? अच्छा, ये जब हम इस पर बात करते हैं ना स्टैंडर्ड मेंटेनेंस और ये चीज़ें, कोई जल्दबाजी कर गई है आईसीसी डॉक्टर साहब? जल्दबाजी तो नहीं, खैर सर अनाउंसमेंट तो हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने इंतजामात को शुरू करने में काफी देर की, क्योंकि अभी मैंने तो एहतियातन 3 महीने कह दिया, मुझे तो लग रहा है कि लास्ट महीने तक भी बिल्ड हो रहा था, क्योंकि जो उसकी पिक्चर्स लेटेस्ट आ रही थी, जो लोग जा भी रहे थे, विजिट भी कर रहे थे लोकल जो हमारे दोस्त, तो ये बता रहे थे कि अभी स्टेडियम बन रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही है। तो ये लास्ट मोमेंट पे उन्होंने पॉलिश वालिश मार के उसको सेट कर दिया है। लेकिन स्टेडियम तो खैर एक अपनी जगह पर, लेकिन मेन चीज तो है कि जो ट्रैक जिस पर आपने मैच करवाना है उसको भी बहुत पहले से प्रिपेयर नहीं किया गया। इनका शायद ख्याल यही था कि ड्रॉप इन लाएंगे, पिच स्क्वायर बन जाएगा और बाकी ग्राउंड तो तैयार ही है हमारा, तो सब कुछ ठीक होगा। ऐसा है नहीं। और फिर जो मैंने कहा ना कि जो मेरा ख्याल है कि जो वेदर कंडीशन, जैसे ऑस्ट्रेलिया से अगर पिचेस लेके आए हैं तो यहाँ की कंडीशन और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन बहुत डिफरेंट है, और खासतौर पर ईस्ट कोस्ट में जो वेदर है वो और तरह से चेंज होता है। वहाँ अटलांटिक का असर ज्यादा है, यहाँ वेस्ट कोस्ट पे तो खैर मैच ही कोई नहीं है, इससे हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्लो चेंजेस आती हैं। लेकिन वहाँ की जो चेंजेस है वो पिचेस को ज्यादा चेंज करेंगी, और चूंकि ये स्टेडियम ज्यादा ओपन है,
इंडिया के स्टेडियम की तरह या बाकी बड़े स्टेडियम की तरह ऊपर से जो है बंद नहीं है, तो वो ज्यादा ओपन है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो वेदर है ना वो बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करेगा। और जहां तक रही मेंटेनेंस की, मेरा ख्याल है कि सारा फोकस आईसीसी का भी और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का फोकस कमर्शियलिज्म ज्यादा है। उनका ये नहीं है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा बिल्ड हो जाए या बाद में अमेरिका के लिए हम क्या छोड़ कर जाएं। फिलहाल उनके लिए ये काफी है, यहाँ पर एक हाइप क्रिएट हो जाए कि हाँ अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है, जी हो रहा है, जी हो रहा है बस। और उसके मुताबिक वैसे नेपाल बेहतर बॉलिंग कर गई, मैं समझता हूँ बेहतर खेल गई, इतना बुरा नहीं खेली नेपाल, मुझे ये लगता है। और चले वापस आते हैं ब्रेक से और फिर ज़रा स्कॉटलैंड पर बात करेंगे। बड़े अच्छे रिजल्ट्स नज़र आते हैं अगर पूरा मैच होता, और बड़ा मज़ा आता फिर देखते कि किस तरह से स्ट्रेंथ अपनी शो करती है स्कॉटलैंड, चूँकि इस वक्त इंग्लैंड बड़ी टीमों में है और 90 रन देना 10 ओवरों में बगैर किसी विकेट के स्कॉटलैंड की कामयाबी ज़रूर है और बड़ी बात है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी, स्कॉटलैंड की बात करेंगे। 90 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के 10 ओवर में बड़ी शानदार कमाल की बैटिंग की है। बॉलिंग थोड़ी सी नहीं बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगी कि मैं समझता था कि इंग्लैंड के जो 2 टॉप पेसर्स हैं, वुड हो गए और आर्चर हो गए, वो थोड़ा हिलने नहीं देंगे बैट्समैन को, लेकिन उन्होंने हिलने जुलने भी दिया, सारा कुछ ठीक रहा, स्पिनर्स को भी अटैक किया। स्कॉटलैंड बहुत अच्छा खेली, 90 रन किए हैं। ज़रा कार्ड देख लेते हैं, स्कोर कार्ड, और फिर उस पर डिस्कशन भी कर लेते हैं। रिजवान भाई, ये स्कोर कार्ड है, एक विकेट नहीं गिरी, 41, 45, बहुत अच्छा। नहीं, और आप ये साथ साथ देखिए अरसलान के दोनों ने कितना एक दूसरे का साथ दिया। दोनों 40 रन, एक के 41, एक के 45, बराबर किस्म की बॉलें, एक ने 31 खेली, एक ने 30 खेली, दोनों ने 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। सो ये नहीं था कि एक साइड पे रन बन रहे हैं तो दूसरा बैट्समैन प्रेशर डलवा रहे हैं। हाँ। अच्छा, पहले 4 ओवर 5 ओवर जो मार्क वुड और उसके जोफ्रा आर्चर के थे, उस पर आप देखें 2 ओवरों में 11 और 12 रन बने, क्योंकि उस वक्त नहीं पता था कि बीच में बारिश हो जाएगी और ये मैच डिले हो जाएगा। सो अगर वो पता होता तो शायद वो उनको भी तेज खेलते और वो एक पॉजिटिव अप्रोच। और अगर उनको पहले पता होता कि ये 10 ओवर का मैच है तो शायद वो 150 130 को भी टारगेट करते। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज रिजवान भाई और डॉक्टर साहब ये भी है, विकेट नहीं दी उन्होंने। अगर वो उनको स्लो भी खेले हैं ना, विकेट दे के उन्होंने जाया नहीं किया। नहीं, पहले तो वो इसलिए खेले थे ना, 20 ओवर के हिसाब से खेले थे। छठे ओवर में तो 50-55 रन थे। आखिरी 3 ओवरों में भी उन्होंने जो 35-40 रन बनाए हैं, उसमें भी इतना कंट्रोल्ड खेले हैं कि रन रेट भी तेज किया, आउट भी नहीं हुए, प्लानिंग उनकी बड़ी अच्छी थी और दोनों बैट्समैन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। वो ये नहीं था कि कोई स्ट्राइक मल के बैठ जाए, बराबर बॉलें खेली और दोनों अग्रेसिवली खेले। यार देखिए ना, 31 पे 41 जॉर्ज मनसे के और माइकल जॉन्स के 30 पे 45, इसके अंदर 10-10 बॉलें निकाल दें शुरू की। हाँ। क्योंकि शुरू में 10-10 बॉलें उन्होंने तकरीबन स्कोर नहीं किया, तो ये 20 बॉलों पर खेले हैं सारा। डॉक्टर साहब, वैसे इंप्रेसिव बैटिंग है और मुझे लगता है कि डरने की ज़रूरत नहीं किसी भी टीम को। अगर ये टीम जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को नहीं दे रही विकेट और जम के खेले हैं, उनके स्पिनर को भी खेले हैं, टॉप स्पिनर्स हैं आदिल रशीद, मोइन अली, सारे उनको जम के खेलें, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। सही कहते हैं रिजवान भाई, ये बड़ा छोटा फॉर्मेट है, इस पर बिल्कुल गेम चेंजर है ये। सर, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये आखिर जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, ओवर 20 है मैक्सिमम और प्लेयर 11 ही है। ये सबके पास ये इक्वेशन बराबर ही रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो बढ़कर खेलेगा ना, ये गेम उसी ने लेनी है। स्कॉटलैंड हो, जैसे हमने 2-4 मिसालें देख भी ली कि छोटी से छोटी टीम ने भी कम से कम स्कोर करके भी दूसरी टीम को फंसा लिया है। हाँ। किसी न किसी शक्ल में। कोई मैच अभी तक वन साइडेड नहीं हुआ, बड़े मैच भी हुए, मतलब जो अगर कहें तो सिर्फ स्वाय कनाडा और यूएसए के जो 190 प्लस पे गया, बाकी तो सारे के सारे कम स्कोर हो रहे हैं किसी में भी। लेकिन हर मैच किसी न किसी शक्ल में एक्साइटमेंट में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड एक बड़ी टीम है तो उसने वन साइडेड ही जीत लिया हो। 136 का हुआ तो वेस्ट इंडीज भी फंस गई वहां पे, अभी 109 हुआ कल तो उसमें भी फंस गई टीम, आज 106 हुआ फिर फंस गई टीम। इतने लो स्कोर पे भी अगर टीम फंस रही है तो यकीनन। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब आपसे अगर पूछूं, ये मैच हो जाता, बारिश की नजर हो गया, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अगर मैच हो जाता तो स्कॉटलैंड देखिए 90 रन करने वाली टीम किसी सूरत 170 तो कर ही लेती ना, रोध होकर भी कर लेती। अगर अगले ओवर भी अच्छे कर लेती इंग्लैंड तो रोध होकर 170 तो कहीं नहीं गया था। तो आपको लगता है 170 पर स्कॉटलैंड फंसा सकती थी गेम? क्लोज हो जाता मैच, अच्छा मैच हो जाता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फिर भी स्कॉटलैंड इस पोजीशन में थी कि मैच को जीत लेती। बहरहाल क्योंकि इंग्लैंड एक
बहुत ही मंझी हुई टीम है और उनको मैनेज करना आता है, फिर आपस में इनकी राइवलरी भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैच स्कॉटलैंड जीत ही जाती, लेकिन यूं कह सकते हैं कि जैसे बाकी मैच क्लोज हुए, ये मैच भी क्लोज जरूर होता, 18-19 इशारिया कुछ तक जरूर चला जाता। अगर 170 और 180 के दरमियान में मैनेज कर लेती स्कॉटलैंड तो मुश्किलात जरूर खड़ी कर सकती थी इंग्लैंड के लिए, जो फिलहाल अच्छा ज़रा बैटिंग हाइलाइट्स मैं ज़रा रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर से, बैटिंग हाइलाइट्स भी दिखाएं ज़रा, उसमें जिस तरह की शॉट्स का इस्तेमाल किया है स्कॉटिश प्लेयर्स ने, और ग्राउंड के रिजवान भाई चारों तरफ आप ज़रा उनकी बैटिंग स्टाइल देखें, मतलब कितना शानदार कॉम्बिनेशन के साथ वो खेले और बड़ी मुस्तनद शॉट्स थी, ये आप चेक करें। वेरी नाइस, देखें ये बैक फुट के ऊपर उसने कवर में खेला है, इट्स एक्सीलेंट ऑन द अप। ये अब लेकिन ये पीछे गया बॉल, हाँ बिल्कुल, हाँ ये बॉल पीछे गई, उससे दायरे का भी फायदा उठा रहे थे ना वो। नहीं देखिए आप अग्रेसिव खेलेंगे तो कई बॉल्स इतनी स्पीड पे आ रही हैं, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, मतलब प्रॉपर पेस बॉलर्स हैं तीनों। और देखिए ना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ने भी तंग करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा जी हम इधर से उधर और उधर, ये शॉट्स चेक क्या फास्ट बॉलर को ऑलमोस्ट स्वीप करते फिर रहे हैं। इट जस्ट शोज द कॉन्फिडेंस दैट द स्कॉटिश हैव। और ये भी याद रखें कि ये पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, दे आर नॉट फुल टाइम क्रिकेटर्स। आप इंग्लिश तो फुल टाइम क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तानी भी फुल टाइम क्रिकेटर्स हैं, बट दे आर पार्ट टाइम जॉब। समर में क्रिकेट खेलते हैं, साथ साथ कोई अपना कोई कारोबार है, किसी का कोई कुछ करता है, कोई जॉब्स भी करते हैं। सो ऑल क्रेडिट टू दीज प्लेयर्स, जो कोई एमेचर्स हैं ना, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। So very well done, and playing people like Jordan and Jofra Archer, Mark Wood, genuine fast bowlers, मजाक नहीं है। अच्छा बड़ी ही मज़े की बैटिंग, मैं चूँकि इनकी बैटिंग बड़ी इंजॉय की मैंने और मुझे मज़ा आया बैटिंग में। डॉक्टर साहब बैटिंग ना बड़ी क्लियर हिटिंग की उन्होंने, नो बॉल थी उसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने कहा नहीं जी जहाँ पर मौका मिल रहा है शॉट्स दिखाए। 90 रन करना मेरी नज़र में ना इंग्लैंड बॉलिंग अटैक के लिए एक लाजमी वार्निंग तो है। वार्निंग से ज्यादा मेरा ख्याल है कि बाकी सब टीमों के लिए एक खुश आइंद बात हो गई है कि जो सारे इंग्लैंड से डरे बैठे थे ना कि इंग्लैंड एक बड़ी कॉम्पैक्ट टीम है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग हर लिहाज से, और फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बेसबॉल क्रिकेट के बाद उनका एक अगले लेवल पे ले गए ना अपनी टीम को, तो उसमें कोई शक भी नहीं है जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं मौजूदा टाइम में। हर प्लेयर आता है और अपना कंट्रीब्यूट करता है, जैसे आपने कहा कि स्पिनर से लेके बैटिंग को देखे, फास्ट बॉलिंग को देखे, तो हर शोबा उन्होंने बड़ा जबरदस्त कवर किया हुआ है। लेकिन इस बैटिंग ने, स्कॉटलैंड की आज की बैटिंग ने 10 ओवर्स ने दूसरी टीमों को ये कॉन्फिडेंस दे दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, इंग्लैंड से डरने की जरूरत नहीं है तो किसी और से भी डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट बॉलिंग बज़ाहिर जो है इस पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड की है। अगर उसके खिलाफ स्कॉटलैंड इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो सारी बाकी टीमें भी किसी न किसी शक्ल में। अच्छा मुझे ये बताएं आप लोग कि स्पिन, हम बारबाडोस, ये तो हम ब्रिज टाउन की बात कर रहे हैं ना बारबाडोस की, यूएससी की पिचेस जिस तरह की लो स्कोरिंग पिचेस हैं हम देख रहे हैं सपोर्टिव हैं, बॉलर सपोर्टिव हैं। तो पहले डॉक्टर साहब आपसे, अगर हम बॉलर सपोर्टिव पिचेस देख रहे हैं तो बॉलर सपोर्टिव पिचेस से आपकी क्या मुराद होगी? पेसर, स्पिनर, मीडियम पेसर, क्या मुराद हो सकती है? सर ये बॉलर स्पोर्टिव तो खैर इसको नहीं कह सकते कि बिल्कुल, अगर वो 100 के नीचे टीम हो जाए तो फिर तो आप उसको कह सकते हैं कि वो अंडर प्रीपेड किस्म की, अंडर कुक्ड किस्म की पिच हो सकती है। स्पोर्टिव तो वो हो कि कुछ तो बैट्समैन को भी एडवांटेज हो, या बॉल उठ के आ रहा है या किस तरह, अगर लो एंड स्लो बाउंस रह रहा है या अनइवन बाउंस रह रहा है तो उसको तो हम सिर्फ बॉलिंग स्पोर्टिव पिचेस नहीं कह सकते। बहरहाल यूं कह सकते हैं कि किसी न किसी शक्ल में बॉलिंग को फायदा हो रहा है उनका, तो अल्टीमेटली रन नहीं बन रहे तो बॉलिंग को फायदा होगा ही होगा। लेकिन ये अच्छी बात जो मुझे नजर आई है ना कि इसमें अब ये है कि अब आपको सारी टीमों को फोर्स लगाना पड़ेगी। वो जो आईपीएल ने यकदम एक ट्रेंड दे दिया था ना कि मैच तो 200 से नीचे होना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए, तो उसका नुकसान ये था कि जब एक टीम 200, 100, 200, 220, 25 करती है तो दूसरी टीम हो सकता है कि वो पहले 2 ओवर्स में मैच हार जाए, तो सारे का सारा वहां पे क्रिकेट का रंग ही खत्म हो जाता था कि 2 ओवरों में 2 आउट हो गया, खत्म हो गया। अच्छा एक बड़ी खबर भी दूं आप लोगों को इसी बीच में, वैसे बड़ी ही अजीब खबर है, पहले मैन क्रिकेट में चलती थी, अब वुमेन क्रिकेट में जी आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में लाहौर में इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप चल रही है, उसके दौरान एक बड़ा ख़तरनाक झगड़ा हुआ है, इतना बुरा झगड़ा हुआ है कि हाथापाई हुई है वुमेन क्रिकेटर्स की, और इंटरनेशनल विकेट कीपर बैटर जो नजीबा अलवी हैं उन्होंने अपनी कप्तान आयशा अमजद की कुट लगा दी है। वैसे बड़े अफसोस की बात है, झगड़ा नजीबा अलवी की जानिब से आयशा अमजद को मुखलिसात यानी बुरी बात कहने या कोई गालम गलोच करने पर शुरू हुआ। फिर मैच के अख्ताम पर नजीबा अलवी ने आयशा अमजद से मारपीट शुरू कर दी। मतलब आप ये देखें किस हद तक ये ख़तरनाक है।
और एशिया कप के जो प्लान्स में नजीबा भी शामिल हैं, ये आपको बता दूं, वो इंटरनेशनल क्रिकेटर। फिर जो चेयरपर्सन है जी हमारी क्रिकेट की, वो बैडमिंटन की हैं मोहतरमा सानिया मलिक, उन्होंने मामले को दबाने का हुक्म दिया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने झगड़े पर कोई बात की खबरदार, और तमाम ऑफिशियल्स को भी वार्निंग दे दी है, तो झगड़े पर अब कोई बात नहीं करेगा। और ये भी है कि क्रिकेट कवानीन के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाती है। लें जी रिजवान भाई, ये तो हो रहा है यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी मैचेस में हमारा ये हाल है, मतलब कप्तान की कुट लगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल दिस इज़ वेरी सैड। लेकिन मैं कल आपसे एक इंसिडेंट किया था जिस पे मुझे थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी है। अभी इस्लामाबाद के जो अंडर 19 के ट्रायल्स हुए हैं इस्लामाबाद की, इन्होंने 4-5 जोन बनाई, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, इस्लामाबाद सदर्न जोन। उसमें भी ये किया कि जनाब 2 ग्रुप से, एक शेख साहब का एक दूसरा ग्रुप है, जो बच्चे इधर सिलेक्ट हुए सारे के सारे उन्होंने अपने मेडिकल भी क्लियर कर लिए, आपने उनको ड्रॉप कर दिया, उनमें से 3-4 को अच्छे फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी एक था बीच में, और आपने यासिर हमीद के बेटे को सिलेक्ट कर लिया जिसने ट्रायल भी नहीं दिए। ट्रायल नहीं दिए यासिर हमीद के बेटे ने, एंड ही वाज सिलेक्टेड इन द टीम। और 2-3 और केसेस हैं इसी तरह। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देख लें, ये शमाइल हसन, उसका तलत हुसैन साहब का बेटा है, वो डेब्यू कर रहा है फर्स्ट क्लास में एज ए कैप्टन। मतलब अगर आपने ये चीज़ें करनी, फिर बात उसी जगह आ जाती है कि यार हम इंडिया से कम्पीट क्यों नहीं कर रहे इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं कर रहे, इंग्लैंड से, क्योंकि उधर मेरिट है। यहाँ पे आपको कहते हैं जी 2 लाख रुपए दो तो मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाऊंगा, 2 मैच खेलने के बाद आपको कहते हैं जनाब इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा लीगों से खेलने का। तो जब आप ये वाली चीज़ें लेके आएंगे ना, और फिर आप फिटनेस पे भी आप देख लें कितने कितने फिट लोग खेल रहे हैं टीम में। मैच अभी शुरू नहीं हुआ, एक स्पिनर अगर अनफिट हो जाए तो अनफॉर्चुनेट है, फास्ट बॉलर की तो समझ भी आती है ना कि यार ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि अब इस लेवल पे, छोटे लेवल पर इतनी क्लब लेवल के ऊपर आप देखिए, तौसीफ अहमद साहब सिलेक्ट करके गए 20 बच्चों को, उनमें से 15 उन्होंने मेडिकल में, 12-14 सिलेक्ट करके गए, ठीक करके गए थे। उसके बाद निकाल दिया तौसीफ अहमद साहब को, उन्होंने कहा आप तो साइड पे हो ना, आप किधर सही बच्चे सिलेक्ट, वो तो सिलेक्ट करके चले गए ना। अब जो बाकी मैनेजमेंट है वो क्लबों की लड़ाई में यासिर हमीद का बेटा आ गया और बाकी नहीं सिलेक्ट हुए, जो कि मेरिट पे आए थे, उनके मेडिकल भी क्लियर हो गए और तब भी सिलेक्टिंग नहीं हुए। लें डॉक्टर साहब इस पे यार कमेंट कर। हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी की बात करते हैं तो कैसे बेहतरी होगी, यहीं पर यह हाल है इस लेवल पे। चले शुक्र है सर, अब तो मीडिया और सोशल मीडिया दोनों है मौजूद है और किसी न किसी शक्ल में खबरें बाहर आ जाती हैं। पहले भी यही कुछ होता था, पहले खबरें बाहर नहीं आती थी। जो सिलेक्टर होते थे कर्नल नौशाद साहब हमेशा वही रहे इस्लामाबाद के सिलेक्टर। हमने तो जब भी देखा, अब तो उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़ा अल्लाह जन्नत नसीब। वो अपनी टीम सही बना के, जिस तरह आपने कहा तो भाई, वो अपनी टीम बना के दे जाते थे, लेकिन सुबह जो डिस्प्ले होती थी टीम अखबार में वो कोई और होती थी। तो अच्छा ये वो शिकायत ना मतलब कर्नल नौशाद साहब मेरे शो में चंद दिन पहले, उनकी वफात से चंद दिन पहले, वो ये कहकर गए। मैंने उनसे पूछा कर्नल साहब आपने बड़ी सही राइट पॉइंट आउट किया डॉक्टर साहब। मैंने उनसे पूछा कि कर्नल साहब क्या वजह है हमारी डोमेस्टिक, कहते हैं यार मैं सबसे बड़ी वजह ये बताऊं, जो सबसे नीचे जोनल रीजनल क्रिकेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो डोमेस्टिक की कर ही नहीं रहा। तो कहने लगे यार वहाँ पर जब हमने अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 13 कहते यार टीम सेलेक्ट करते थे ना हम मुख्तलिफ रीजन्स के लड़के लाकर, कहते मेरा काम था कि लड़कों को सिलेक्ट करके एक सेंट्रल पूल के मुताबिक दे दूं। कहते मैं दे देता था, और जब मैं लड़के खेलता जाता कभी ग्राउंड में देखने, अपने बेचारे जाहिर जाते होंगे दे, कहते यार मैं हैरान होता था कि मैं अपनी लिस्ट निकालता था, उनमें से कोई एक आधा लड़का ही होता होगा, बाकी तो होता ही नहीं। ये बात आपने बड़ी सही पॉइंट आउट किया डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता हुआ देखा है सर, हमने बिल्कुल देखा और हर दफा देखा है। तो वो जो क्लब्स जो लोग चला रहे होते थे क्लबों को, तब भी उनके लिए बहुत मुश्किल पेश आती थी, क्योंकि हर क्लब में से 1-2-3 लड़के ऐसे होते हैं जो खेलने के काबिल होते हैं, और वो क्लब सारे का सारा उन्हीं के गिर्द घूम रहा होता था। और जो हम जैसे क्लब चलाने वाले वो भी इसी पर बैंक करके बैठे होते थे कि मेरा एक लड़का खेल गया तो मुझे 5 लड़के और मिल जाएंगे। और क्लब भी किस तरह चलते हैं वो आपको पता है कि अपनी जेबें खास से चलते हैं, या कोई फंडिंग तो होती नहीं है किसी को भी, हर एक की जितनी कैपेसिटी है वो उसके मुताबिक चलाता रहता है, जब तक उसमें सख्त होती है तब तक चलता रहता है, नहीं होती तो क्लब बैठ जाता है। और जो रियल क्लब्स होते हैं उनका यही एट द एंड यही होता है कि उनका लड़का कोई नहीं खेलता, और आहिस्ता आहिस्ता लड़के क्या होता है कि छोटे क्लबों के लड़के, जिनको छोटे कहा जाता है, छोटा तो कोई नहीं होता, उनको उठाकर उन क्लबों में ले जाया जाता है जिनके लड़के एक फर्स्ट क्लास में 11 में से 9 लड़के अगर एक ही क्लब के खेल रहे होंगे, तो फिर बाकियों के को बेहतर यही है कि 52 क्लबों में से बाकियों को बंदी कर देना चाहिए जो कागजों में 52 है, और खेलने वाले सिर्फ एक ही क्लब के। फिर हम कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट से हमारे पास टैलेंट नहीं आता रिजवान भाई। तो नहीं आ सकता ना, जब आप आने ही नहीं देंगे टैलेंट को। आप देखिए मुझे किसी पे एतराज़ नहीं है, यासिर हमीद भी टेस्ट क्रिकेटर है, उसके ट्रायल देखिए ये मतलब थोड़ी है कि उन्होंने लिखवा लिया हो किसी ने भी
कि जी मैं टेस्ट क्रिकेटर हूँ तो मेरा बच्चा भी टेस्ट क्रिकेटर ही बनेगा। ये कोई गेम है सर, कोई जॉब थोड़ी है कि सन को जॉब की भी बात नहीं है। देखिए आप मेरिट यार, यू नीड टू प्ले फॉर पाक। आपको इस्लामाबाद की बेस्ट टीम चाहिए, आपको कराची की बेस्ट टीम चाहिए, आपको गुजरांवाला की बेस्ट टीम चाहिए, ताकि जब ये पूल में आए पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, तो उनकी बेस्ट टीम्स आए, फिर वहीं से आप सिलेक्ट करें कि यार ये पाकिस्तान के लिए कौन कौन खेल सकता है। अगर आपने सारे मतलब एक टीम में 2 या 3 ही अच्छे, फिर वही बैटिंग एवरेजेस आती है ना, एक प्लेयर अच्छा होता है बाकी कमज़ोर बॉलिंग उसको मिलेगी, तो उसने क्या प्लेयर ने डेवलप होना है। इसी तरह अच्छे बॉलर को, अच्छा बॉलर नहीं है लेकिन आगे बैट्समैन भी कमज़ोर है, तो वो फिर क्या उसकी हमने वहाँ से फर्स्ट क्लास से उठा के टेस्ट खिलाना है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा डॉक्टर साहब, जब हम ब्रेक से रिजवान भी और डॉक्टर साहब वापस आएंगे इंडिया और आयरलैंड के मैच पे करेंगे बात। अच्छा, दोनों टीमें, मैं आयरलैंड को इसलिए भी अब कह रहा हूँ कि बात ठीक है रिजवान भाई की, मुझे भी सही लगने लगी है कि ये छोटा फॉर्मेट है, इसमें आप किसी को ऐसे ले लें कि भाई ये छोटी टीम है, सबके लिए मुश्किल हो सकती है इंक्लूडिंग इंडिया भी। और आयरलैंड ने रिसेंट में, बिल्कुल रिसेंट पास की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान को, उनके टूर पे थी पाकिस्तान टीम, पहला ही मैच T20 का हराया। पाकिस्तान ने 2 जीते भी, लेकिन पहला मैच हराना मतलब पाकिस्तान की फुल फ्लैज बॉलिंग स्ट्रेंथ, फुल फ्लैज बैटिंग स्ट्रेंथ, जो भी हो, हराना कोई आम बात नहीं है। तो मेहनत कर रही है टीम, स्कॉटलैंड की भी बैटिंग ने बता दिया। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करें। बैक जी, अब जरा बात करेंगे इंडिया और आयरलैंड के मैच पे। पाकिस्तान का भी मैच है USA के साथ, जरा उसको भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। कल तो उस पर हमने बड़ी डिटेल गुफ्तगू करनी ही करनी है। इंडिया वर्सेस आयरलैंड, और मैंने जाने से पहले बताया कि आयरलैंड ने रीसेंट पास में पाकिस्तान को एक T20 हरा के तारीख भी बदली। कभी उन्होंने पाकिस्तान को T20 में शिकस्त नहीं दी थी, वो भी दे दी। पाकिस्तान जीता सीरीज 2 मैचेस की, लेकिन 1 मैच हारा। रिजवान भाई, आयरलैंड वर्सेस इंडिया। आयरलैंड देखें बड़ी खतरनाक टीम है, वो पहले हमें वनडे भी हरा के एक बंदा हमारा फौत करा चुके हैं। ओ हाँ, वनडे हराया, जो वनडे हराया, सही वनडे हरा के वर्ल्ड कप में हमारा बेड़ागरक कर दिया था उन्होंने। सो देयर अगेन इन द सेम पूल, बट आई थिंक अगर आप मेरिट पे देखें तो आयरलैंड की टीम इज़ ए कंपेरेटिव टीम, फाइटिंग स्पिरिट उनमें बहुत अच्छी है। स्टर्लिंग एज कैप्टन पहली दफ़ा आ रहे हैं, क्योंकि जनरली पहले वो कप्तानी नहीं करते रहे, लेकिन बड़े मेन प्लेयर हैं, और अगर वो शुरू में चल गए बैटिंग में तो जिस स्पीड पे वो चलते हैं 160-170 का स्ट्राइक रेट देंगे तो मुश्किलात तो पैदा हो सकती हैं। बट इंडिया इज़ ए फार सुपीरियर टीम। इंडिया का मुझे कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा कि इंडिया ने ड्रॉप कैसे, हमारे तो मसले होते हैं ना कि सिलेक्ट कौन से 11 होने हैं। बड़ी है। हाँ, हमारे उनके ड्रॉप किसने होना है। एक तो मुझे डुबे लग रहे हैं, शिवम डुबे। हाँ, शिवम डुबे को सही कह रहे हैं, वो थोड़ा सा बिठा सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो साल के 3 से 4 T20 खेलते हैं। बिल्कुल ठीक। अक्सर पटेल हो गए जो बैठ सकते हैं, और संजू सैमसन मोस्ट प्रॉब्ली बैठेंगे। सो ये 3 तो निकल गए, लेकिन एक एक्स्ट्रा बंदा किसने बैठना है वो मुझे समझ नहीं आ रही। दे सच अ वंडरफुली टैलेंटेड स्क्वाड कि अगर आप आंखें बंद करके कहना कि कौन सी टीम इस वक्त जीतेगी। मजे की बात है, ऋषभ पंत अपनी बहुत लंबी इंजरी एक्सीडेंट के बाद अब वापस आए। मैं आई थिंक ख़ास क्रेडिट देना पड़ेगा रिस्पा पैंट को। जिस किस्म का उनका एक्सीडेंट हुआ, वो तकरीबन 2 साल बाहर रहे, हॉस्पिटलाइज्ड रहे, कितनी उनकी हड्डियां टूटी, एंड टू कम बैक और वापस उस लेवल पे अपनी फिटनेस को लेके आना कि वो टीम में सिलेक्ट हुए, अपना वो IPL भी खेले, उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया। सलाम है आपको भाई, जबरदस्त। और वाकई ये फाइटिंग स्पिरिट, बतौर प्लेयर ये फाइटिंग स्पिरिट है डॉक्टर साहब। ये सही बात है कि ये हमारे सबके लिए भी एक मिसाल होगी, या टोटल क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए ये एक मिसाल होगी कि जिस तरह से उसने फाइट बैक किया, और जितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था ऋषभ पंत का, वो बहुत डेंजरस था। फिर चलें, उन्होंने उससे रिकवर करके अच्छा कमाल ये है कि उसने अपनी जगह भी बना ली वर्ल्ड कप स्क्वाड में। आप ये देखें, इतनी मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर एट द एक्सपेंस ऑफ KL राहुल। यस, तो छोटा प्लेयर नहीं था सर। KL राहुल ड्रॉप हुआ है। यस, KL राहुल ड्रॉप हुआ, छोटा टॉप का प्लेयर है KL राहुल। हाँ जी डॉक्टर साहब। सर, ऋषभ पंत की बिल्कुल वापसी पर मैंने भी एक वीडियो की थी, उस पर यही कहा था कि ऋषभ पंत को अभी कप्तानी नहीं देनी चाहिए दिल्ली कैपिटल्स की, उनको बतौर प्लेयर खेलना चाहिए। और शुरू में थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रगल भी किया थोड़े से मैचों में, लेकिन क्योंकि डबल प्रेशर था और फिर रिकवरी मोड में भी थे वो सारा, लेकिन नो डाउट अबाउट इट, हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने जितनी जल्दी रिकवर किया और टीम बॉटम से वो दोबारा मिडल तक ले भी आए और ऑलमोस्ट क्वालिफाई करते करते रह गई प्लेऑफ्स का। तो मेरा ख्याल है कि उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा उनका अपना ही था, तकरीबन हर मैच में 50 वाले थे। तो उसके बाद हालांकि संजू सैमसन कीपर प्लस कप्तान दोनों वो भी थे, लेकिन उनकी टीम ऊपर तक गई भी सही, प्लेऑफ भी खेली, वो जो बटलर के बाहर होने की वजह से उनको नुकसान हुआ। एनीवेज, तो मतलब ये कि उनके होते हुए भी ऋषभ पंत का नंबर 1 सिलेक्शन होना, ये उनके लिए वाकई बहुत बड़ी बात है। और पूरी क्रिकेटर्स के लिए खास तौर पर जो दिल छोड़ बैठते हैं किसी भी वजह से, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि देखिए कैसे कमबैक किया जाता है। और सही बात, आपकी टूटी हड्डियां, अमेजिंग, ये बड़ी बात है।
और अब बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने रिजवान भाई ने कि जैसे केएल राहुल का मैं नहीं सोचता था कि केएल राहुल बाहर हो सकते हैं, किसी भी सूरत में नहीं बाहर हो सकते। जैसे शुभमन गिल का भी बहुत लगता है कि वो कैसे बाहर हो गए, जैसे लगता है कि अभिषेक शर्मा कैसे बाहर हो गए, जैसे लगता है कि रिंकू सिंह कैसे बाहर हो गए। पूरी की पूरी टीम उनकी बाहर वहां पर बैठी हुई है जो आके वर्ल्ड कप खेले। इन तमाम को बाहर कर दो और उन सबको खिला दो तो भी वो वर्ल्ड कप जीतने की अहलियत रखते हैं, पूरी की पूरी टीम उनके इंडिया की। ये तो अच्छा, ये बात आपने सही कही कि जितने प्लेयर्स हैं, टोटल स्क्वाड है उनका, वो टोटल स्क्वाड ऐसा है कि उसमें ड्रॉप करना भी थोड़ा समझ से बाहर क्यों। अच्छा कमाल क्यों? हमारे तो 11 नहीं पूरे होते। लेकिन उसकी वजह सुने, उसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? उसकी बड़ी रीज़न ये है, उन्होंने ना जो प्लेयर सिलेक्शन की है वो एग्जैक्टली प्लेसेस पर की है। अगर 2 प्लेयर हैं तो एक चौथे का है तो दूसरा भी चौथे का है, अब उनमें से एक खिला लें। एक ओपनर है तो एक ओपनर है, उनमें से एक खिला लें। एक वन डाउन है तो एक और वन डाउन। ये तरीका कार होता है ना, आपने हर प्लेयर का एक बैकअप रखा। हमने पहले से 4 तक 6 ओपनर रखे हुए हैं। हमारे ओपनर्स, हाँ हमारा ओपनर्स का इशू था। इसी मुझे लगता है सर वो रोटेशन पे खिलाएंगे भी सही। जो हम सिलेक्शन की बात अभी कर रहे हैं ना कि उनके सिलेक्शन बहुत मुश्किल होगा, वो हो सकता है कि मैच में ही सही, अगर पहले में ही तो हो सकता है कोहली ना खेले। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस रोटेशन के लिए वो ऐसा कर सकते हैं कि किसी को भी बाहर बिठा सकते हैं कि छोटी टीम है, हम मैच जीत जाएंगे, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। गो के पहला मैच है, शायद ऐसा ना करें वो, लेकिन टॉप टीम भी खिला लेंगे तो नेक्स्ट मैच में यकीनन जो 2 कमजोर मैच हैं यूएसए और कनाडा के खिलाफ, तो वहां पर जरूर आयरलैंड को कैसे रेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आयरलैंड को, आयरलैंड इज अ गुड टीम, लेकिन इन फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं सर, बिल्कुल भी रेट नहीं मैं कर रहा हूं उनको, क्योंकि इंडिया ऐसी टीम है जो सर छोटी टीम के खिलाफ कभी भी छोटा नहीं खेलती। ये खासा सिर्फ पाकिस्तान को हासिल कि जितनी छोटी टीम उतना छोटा खेलना है हमने। नहीं, साउथ अफ्रीका को भी हासिल है सर। आप पाकिस्तान को अकेला ना किया करें डॉक्टर साहब, साउथ अफ्रीका भी हमारे साथ शामिल है। साउथ अफ्रीका मोस्टली ठीक खेल जाती है लेकिन कभी कभार खेलती है। हम अच्छा उन्होंने इस बार एक अलग भी किया कि शामी को बहुत चांसेस दिए थे, उन्होंने सिराज को रखा और शामी को कहा कि नहीं जी बस बहुत हो गई, और काफ़ी आपने खेल ली। और परफॉर्मेंस शामी की ठीक है, पुरानी परफॉर्मेंसेज ओके हैं, लेकिन शामी मुझे नहीं लगता कि कोई मैच विनर बॉलर रहा हो। अरसलान देखें, ये कमाल होता है कि जब आप बायलैटरल सीरीज़ में मुख्तलिफ बच्चों को चांस देते हैं ना, तो यू हैव अ बिग पूल कि आप कहते हैं कि यार इस टूर्नामेंट के लिए ये हमारी बेस्ट पॉसिबल 15 है, और अगर यहाँ पे टूर्नामेंट होगा तो इसमें से ये 3 निकल के ये दूसरे आ जाएंगे। अगर उनमें से कोई इंजरी हुआ तो ये हमारा तो मसला ये है कि हमने किसी को चांस नहीं दिया पिछले 3 साल में। सिर्फ चांस उस वक्त मिला है कि जब कोई अनफिट हुआ है या किसी मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से बाहर हो गया या कोई बैन लग गया, तो ये इस तरह तो टीमें नहीं बनती ना। इस तरह तो वही एक गुत्था 8 प्लेयर्स का है, उनके इर्द गिर्द 2-3 प्लेयर, नवाज आ गया तो नवाज चला गया, अब्बासी आ गया, अब्बास अफरीदी आ गया तो वो चला गया, दूसरा आ गया तो मोहम्मद अली आ गया और वो चला। आपने वो लिमिटेड 16-17 प्लेयर हैं, उनमें से 8 को रेगुलर खिलाना होता है, 2-3 आगे पीछे शफल हो जाते हैं। ये बताएं डॉक्टर साहब, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूएसए का मैच इसलिए भी कि हमें शायद अभी राइट कॉम्बिनेशन की तलाश, हम पिछले जितने मैचेस में तजर्बा कर रहे हैं, राइट कॉम्बिनेशन का नाम हम अभी भी ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि इंडिया के खिलाफ जो टीम खेलने जाएगी कमोबेश एक आधी चेंज हो लेकिन राइट कॉम्बिनेशन बनाने की भी कोशिश की जाएगी और उसी से टीम आगे इंडिया के अगेंस्ट भी सिलेक्ट करेंगे? 100% सर, जो टीम इंडिया के खिलाफ खिलानी है वही टीम अब खिलानी पड़ेगी पाकिस्तान को, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा इमाद वसीम वापस आ जाएं क्योंकि वो इंजरी का शिकार है, तो वो बाहर पहले मैच में बाहर बैठेंगे, वो वापस आ जाएं, वो भी इंजरी की वजह से। अदरवाइज तो 100% 11 के 11 वही खेलने चाहिए यूएसए के खिलाफ जो इंडिया के खिलाफ खेलने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें पाकिस्तान को कोई इफ्स एंड बट्स की अभी भी जरूरत है, अभी भी कोई कॉम्बिनेशन तलाश करना है या अभी भी कोई प्रैक्टिस या तजर्बा करना है, तो वो मेरा ख्याल है कि नाकाम तजर्बा होगा। बेहतर यही है कि 100% उसी के साथ जिसके साथ उन्होंने जाना है इंडिया के खिलाफ। यार रिजवान भाई, क्या राइट बॉलिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए? आमिर, शाहीन, नसीम या हारिस रऊफ, नसीम और शाहीन? देखिए मेरे हिसाब से तो हारिस रऊफ शुड नॉट हैव बीन इन द टीम बिकॉज उसने कोई परफॉर्मेंस पिछले 2 साल में दी नहीं। और लेकिन ना अभी वो कोई, रिसेंट जो मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं स्क्वाड की सिलेक्शन सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ ना। और इसी तरह आमिर का कमबैक मुझे समझ नहीं आया, मोहम्मद अली के होते हुए, हमजा मीर के होते हुए, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ये सिर्फ रिटायर हो जाते हैं, लड़ाई लड़ उड़ के वापस आ जाते हैं, ना फर्स्ट क्लास में जाते हैं। बट इस वक्त जो आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आपके पास शाहीन आफरीदी और नसीम आर द फर्स्ट 2 चॉइसेस। थर्ड के ऊपर डिपेंड करता है किसका फेवर में बाबर जाता है। प्रॉबली वो हारिस रऊफ के फेवर में जाएगा कंपेयर टू मोहम्मद आमिर ड्यू टू पास्ट हिस्ट्री।
और अबरार विल कम बैक अगर इमाद नहीं खेल रहा और साथ वही आपका शादाब होगा। मौका मिल रहा है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अबरार को मौका मिल मैं रहा है। वही तो कहता हूँ, हमेशा ये कहता हूँ कि मौका उसको, हर प्लेयर को उस वक्त मिलता है जब कोई इंजरी हो, वरना मेरिट के ऊपर मौका नहीं मिलता किसी को पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे ज़रा शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ या शाहीन, नसीम और आमिर? मेरा कॉम्बिनेशन सर शाहीन, आमिर और हारिस। अच्छा, नसीम हैं, नसीम रन्स भी बहुत लीक कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि नसीम शाह के साथ जाएंगे ये इस वक्त। और जो स्पिन ऑप्शन है वो तो उसके पास, उसमें तो चॉइस ही कोई नहीं है सर हमारे पास। अबरार और इमाद वसीम, सॉरी इमाद नहीं, आमीन शादाब तो दोनों खेलेंगे और कुछ हो सकता है कि ओवर ऊपर से वो इफ्तिखार कर जाएं अगर जरूरत पेश आई तो। और साइम नहीं सर, जितना प्रेशर उस पर डल गया ना और जितना लोगों ने मतलब उसको क्रिटिसाइज भी कर दिया है, वो खुद भी कॉन्फिडेंस लूज कर चुके होंगे और मुझे लग रहा है कि शायद ये जो मैनेजमेंट है शाहसान के साथ ऊपर ना जाए और रवायती ओपनर वापस आ जाए हमारे रिजवान और बाबर, बचपन के जो रखे हुए हमने। नहीं, लेकिन साइम को इतना खिलाया है रिजवान भाई, अब खिलाया उसको था, ड्रॉप आपने करना। पीछे ड्रॉप कर दिया ना, और उस्मान प्लेड नहीं, रियली लेकिन वेल। हमने वर्ल्ड कप स्क्वाड तक तो ले आए हैं। डॉक्टर साहब फिर आजम खान के ऊपर भी तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, वो खेलेंगे? उनका कॉन्फिडेंस नहीं लूज हुआ कि कॉन्फिडेंस में सिर्फ आधा किलो वजन ही कम हुआ है? नहीं सर, उन्होंने पोस्टें भी हटाई हैं, काफी सारे प्रेशर लिया उन्होंने। नहीं, लेकिन मैं दोबारा इस पे आता हूँ रिजवान भाई। साइम, हम इतना लंबा अरसा साइम को खिलाया है, आप समझते हैं कि पहली मैच में उसको ड्रॉप करना ठीक हो अगर करते हैं तो? सर देखिए, इस वक्त आपके आखिरी मैच में उस्मान ने परफॉर्म कर दिया, किया कि नहीं किया? अब अगर साइम आता है तो वो एट द एक्सपेंस ऑफ आजम खान आता है, अदरवाइज वो उस्मान को ड्रॉप करना तो ज्यादती होगी ना। इस वक्त द ओनली वन हु परफॉर्म्ड रियली वेल अदर देन बाबर रिजवान तो आपके अंडरस्टूड है ना, तो मिडिल ऑर्डर में या नंबर 3 पे आके उसने परफॉर्म, और उसको पहला या दूसरा मैच खिलाया नंबर 3 पे। ठीक है, ये आप समझते हैं कि साइम यहाँ स्पेस नहीं बना पाएंगे? साइम की अगर जगह बनती है तो वो एट द एक्सपेंस ऑफ आजम खान। कल इस पे ना और डिटेल जरा डिस्कशन स्टैट्स के साथ भी कर लेंगे और बैठ के जरा बातचीत करेंगे, चूंकि पाकिस्तान का मैच होगा और पाकिस्तान के मैच पे तो हमने डिस्कस करना ही करना है। इंडिया और आयरलैंड के मैच को एंजॉय करें और पता चले कि कैसा आयरलैंड खेल रही, क्योंकि इंडिया की टीम ज़ाहिर तगड़ी दिख तो रही है लेकिन यहाँ पर टेबल टर्न होते पता नहीं चलता। रिजवान हैदर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हफीज़ अवान साहब इंटरनेशनल अंपायर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारा रेगुलर हिस्सा, बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात।